नमस्ते। वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेवल 1 की क्वेश्चन 71 टू 80 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 71। क्वेश्चन 71 में बोला गया फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ईच कंपाउंड मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF जो होता है वो KF इंटू मोलिलिटी, यहाँ पर आई वांट ऑफ फैक्टर भी होता है। अब मोलिलिटी सबकी सेम है, KF सॉल्वेंट के लिए सभी के लिए सेम होगा। तो डेल्टा TF जो होता है वो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बराबर ये वैल्यू हमारे पास आती है KF इंटू M इंटू आई। तो ये दोनों तो चीज़ें कांस्टेंट है, केवल आई जो होगा हमारे पास कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो आई की वैल्यू N के बराबर होगी, यानी नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगी जो भी हमारे पास मिल रहे हो। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट आपको चाहिए। यदि नंबर ऑफ आयंस हमारे पास इंक्रीज़ करेंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। डेल्टा TF की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास डिक्रीज़ करेगा। तो अपने पास मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चाहिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ आयंस अपने को जो मिलने चाहिए वो मिनिमम वाले मिलने चाहिए। तो ये अपन सभी को डिवाइड एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर FeH2O का होल 6 3+ और 3Cl-, तो यहाँ पर 4 आयंस मिल गए। इसी तरह से इसको यदि अपन ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो FeH2O का होल 4 Cl2 + 1 Cl-1, यहाँ पे 2 आयंस हो गए। यहाँ पर अपन देखें तो कोई भी आयन बाहर नहीं है, तो केवल ओनली 1 आयन है, 1 आयन। इसके केस में 3 आयंस मिलेंगे। तो सबसे कम आयन अपने पास जो मिल रहे हैं वो ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ही फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है 72। PtCl4.6H2 can exist as a hydrated complex if 1 molar aqueous solution has depression in freezing point 3.72, 100% आयोनाइजेशन मान रहे KF जो दिया गया वाटर का दैट इज़ 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल पर kg, देन कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, वही बात, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, KF इंटू आई होता है। अब हमारे पास डेल्टा TF जो दिया गया दैट इज़ 3.72, KF की जो वैल्यू है 1.86, मोलिलिटी की बात करें तो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है आई। तो यहाँ पर आई जो हो जाएगा दैट इज़ 3.72 अपॉन 1.86, ये वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास अपन आई जो वांट ऑफ फैक्टर होता है दैट इज़ 1 + n-1 अल्फ़ा। 100% आयोनाइजेशन है तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो आई की वैल्यू 1 + n-1 n, तो आई की वैल्यू n के बराबर होगी। तो अपने पास यहाँ पर अपने को कॉम्प्लेक्स पता करना था। ठीक है, तो n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी नंबर ऑफ़ आयंस जो कि डिजोल्यूशन के बाद अपने को मिलने चाहिए दैट इज़ 2। तो 2 आयंस किस में मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने को 5 आयंस मिलेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 2 आयंस, यहाँ पर देखेंगे तो 3, यहाँ पर देखेंगे तो 0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 73। ए कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज COCl3.XNH3, इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर शोज डेल्टा TF, KF फॉर वाटर इज गिवन, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा TF जो हो जाएगा वो KF मोलिलिटी इंटू आई। तो डेल्टा TF हमारे पास दिया हुआ है 0.558, KF हमारे पास है 1.86, मोलिलिटी 0.1, वांट ऑफ फैक्टर आई हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आएगा वो देख लेते हैं। 0.558 1.86 इंटू 0.1, तो इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। 100% आयोनाइजेशन है, इसका मतलब आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो n के बराबर हो जाएगी, और आई की वैल्यू 3 थी तो नंबर ऑफ़ आयंस हमारे पास यहाँ पर कितने आने चाहिए आपको, 3।
नंबर ऑफ़ आयंस ऑब्टेन होनी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में डिसोसिएशन करने पर 4 आयंस आएंगे, यहाँ पर 2 आयंस आएंगे, यहाँ पर 3। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 74, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वीमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। तो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे डेल्टा टी एफ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, के एफ इंटू एम इंटू आई। अब यहाँ पर मोलिलिटी सेम है, के एफ सॉल्वेंट के लिए सेम होगा, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि 100% आयोनाइजेशन होता है, 100% आयोनाइजेशन होगा, तो आई जो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो इक्वल टू हो जाता है एन की, नंबर ऑफ़ आयंस की। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ आयंस होंगे, इफ़ एन इंक्रीजेस देन वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंक्रीजेस, तो डेल्टा टी एफ इंक्रीज़ होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, नेगेटिव साइड में ज़्यादा होगा। तो अपने को क्या देखना है? फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट देखना है। तो अपने को अल्टीमेटली क्या चेक करना है? लोएस्ट वैल्यू ऑफ आई, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पर C6H5NH3 प्लस Cl माइनस, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 आयंस है। यहाँ पर Ca2 प्लस NO3 माइनस, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर भी आई की वैल्यू 3 है। यहाँ पर आई की, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्दर डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो सबसे मिनिमम आई की वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अपने पास ऑप्शन डी में, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 75, इसे बोला गया द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी। इफ़ द मोलिकुलर मास ऑफ ए इज़ गिवन देन द मोलिकुलर मास ऑफ बी क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? पता करना है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रीजिंग, जैसे अपन डेल्टा टी एफ देखते हैं, ये होता है के एफ इंटू एम, ठीक। तो हमारे पास आप डेल्टा टी एफ यदि देखें, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये हमारा डेल्टा टी एफ के बराबर होता है। अब सॉल्वेंट जो है दोनों ही केसेस में एक्वस है, टी एस जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है ए और बी का। दैट मीन्स हमारे पास टी एस और फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू टी एस और फ्रीजिंग सॉल्यूशन बी। तो दोनों सॉल्यूशंस के लिए मोलिलिटी भी क्या होगी? सेम होगी, मोलिलिटी ऑफ ए और मोलिलिटी ऑफ बी। बोथ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास मोलिलिटी क्या हो गई? बराबर हो गई। अब दोनों की मोलिलिटीज़ को एरिया पर निकालें तो हमारे पास 4% एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है, दैट मीन्स 4% वेट बाई वेट है। 4% वेट बाई वेट का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 4 ग्राम सॉल्यूट है, यानी 4 ग्राम ए है, ठीक। तो हमारे पास 4 ग्राम तो सॉल्यूट आ गया ए, और उसका मोलर मास हमारे पास 60 है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 4, 96 ग्राम। ये भी अपने को किलोग्राम में चाहिए, तो 96/1000। अब बी की मोलिलिटी की बात करते हैं, तो बी का जो मास है वो 10% वेट बाई वेट है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में केवल 10 ग्राम बी है। तो यहाँ पर 10 बी का मोलर मास अपन एम मान लेते हैं, और इसमें जो बचेगा सॉल्वेंट वो हमारे पास 90 ग्राम होगा। 100 माइनस 10, 90 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, अननोन हमारे पास जो है वो बी का मोलर मास है एम, दिस इज़ मोलिकुलर वेट ऑफ बी। इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट आके आएगी 160 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन इज गिवन। 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूमिंग मोलिलिटी इक्वल टू मोलरिटी पीएच ऑफ HCOOH अपने को पूछा गया। तो अपन क्या करते हैं, यूरिया जिसके लिए आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1। अब अपन क्या करेंगे कि डेल्टा टी एफ जो कि के एफ
इंटू मोलिलिटी इंटू आई हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ जो होगा वो 0 माइनस 1.86 के एफ। मोलिलिटी की बात करें तो 1 मोलल है, 1 हो गया। तो के एफ यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया, जो कि वाटर के लिए कॉन्स्टेंट होगा 1.86। अब अपन फॉर्मिक एसिड HCWH की बात करते हैं। तो HCWH को एक्वा सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा HCW माइनस और H प्लस। तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C है, तो इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा। तो हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम टोटल कंसंट्रेशन या टोटल मोल्स अपन मानते तो ये C प्लस C अल्फ़ा यानी C1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे यदि अपन अप्लाई करते हैं किस चीज़ को, डेल्टा टी एफ को फॉर फॉर्मिक एसिड, तो डेल्टा टी एफ हमारे पास हो जाएगा के एफ इंटू मोलिलिटी इंटू आई। इसमें अपन इस m इंटू आई को मोलिलिटी ऑब्जर्व्ड भी लिख सकते हैं, के एफ मोलिलिटी ऑब्जर्व्ड जो इक्विलिब्रियम पर मिल रही है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है फॉर्मिक एसिड के लिए वो 0.02046 दिया हुआ है। के एफ की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे 1.86। मोलिलिटी ऑब्जर्व्ड इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास ये आ रही थी, तो इसी के आधार पर लिख देंगे। सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.01 है, तो 0.01 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। इस एक्सप्रेशन में अननोन जो है दैट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगी 0.1। अब अपने को यहाँ पर पीएच पूछा गया, तो पीएच के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपने को पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फ़ा है यानी 0.01 इंटू 0.1 10⁻³ तो pH जो हो जाएगा दैट इज़ माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो pH हमारे पास हो जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 77, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज़ एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki देन, तो मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2 को यदि आप क्या करते हैं Ki में डिज़ोल्व करते हैं तो ये इसके साथ में रिएक्शन करके बना लेता है K2HgI4। अब ये जो K2HgI4 है ये डिवाइड होता है 2K प्लस और HgI4 2 माइनस, यहाँ पर टोटल 3 आयन्स है। बट यदि यहाँ पर अपन देखें तो K प्लस I माइनस ये Hg2 प्लस 2I माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स की यदि यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर 5 आयन्स है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ़ आयन्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ आयन्स डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ़ आयन्स डिक्रीज़ होंगे यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। डेल्टा टी एफ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेल्टा टी एफ होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यदि ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तभी होगी जब टी एस ऑफ फ्रीज सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। इसलिए हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो रेज होगा सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड इन लिक्विड बेंजीन इज इन इक्विलिब्रियम विद एसिटिक एसिड मोनोमर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ़ 25% ऑफ द डाइमर मोलिक्यूल आर सेपरेट आउट देन। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा ये अपने को देखना है। तो एसिटिक एसिड बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें डाइमर का फॉर्मेशन कर ले रहा है। ठीक है, डाइमर का फॉर्मेशन करने के बाद में हमारे पास क्या कर रहा है, जो डाइमर है उसका 25% रिमूवल कर दे रहे हैं। रिमूवल कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन अपने पास हो रही है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्या रिलेशंस होंगे वो देखना है। तो यहाँ पर डाइमर यदि फॉर्म हो रहा है तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। यहाँ पर I वांट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है 1/n-1 अल्फ़ा हो जाएगा, तो 1 + 1/2 -1 अल्फ़ा, तो 1 - अल्फ़ा/2
तो जैसे ही यदि अपन इस डाइमर को थोड़ा सा रिमूव करेंगे, रिमूव इट, देन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगा। अब अल्फ़ा यदि इंक्रीज़ हो रहा है तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आई जो होता है वो हमारे पास थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन आई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। यदि आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ओवरऑल हमारे पास जो एवरेज मोलर मास ऑब्टेन हो रहा है वो, यदि आई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो एम ऑब्जर्व्ड इंक्रीज़ होगा। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो ऑब्जर्वेशन है कि थियोरेटिकल अपन ऑब्जर्व्ड आ रहा है, ये अपने को कहाँ से आई है कि आई जो होता है वो मोल्स ऑब्जर्व्ड, मोल्स में यदि देखें तो ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल होता है। तो यहाँ पर वेट अपॉन मोलर मास, फिर यहाँ पर वेट थियोरेटिकल, मोलर मास थियोरेटिकल, तो ये थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास के टर्म्स में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 79, टेम्परेचर ऑफ ए सिटी वाज फाउंड टू बी -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखते हैं, अपने पास सिटी का टेम्परेचर -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो हमारा रेडिएटर होगा उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपन कितना अमाउंट एथिलीन ग्लाइकोल का ऐड करेंगे वो चेक करना है। यानी हमारे पास जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF वो 0 -9.3 तक ही या उससे कम ही रहना चाहिए। तो मैक्सिमम साइड ये देख रहे हैं, तो ये हमारे पास KF इंटू मोलिलिटी होता है। तो हमारे पास KF जो हो जाएगा वो 1.86 इंटू M हो जाएगा। तो मोलिलिटी हमारे पास 9.3 डिवाइडेड बाई 1.86, ये वैल्यू आ गई 5। अब मोलिलिटी जो होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, वो भी किलोग्राम में लिखना होगा। अब 5 लीटर वाटर की बात करें तो मास ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो 5000 मिलीलीटर, डेंसिटी जो हो जाएगी दैट इज़ 1 ग्राम पर ml। तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम यानी 5 किलोग्राम। ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास, या इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसके सॉल्यूट अपने पास आ जाएंगे 5। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने होंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल वो हो जाएंगे 5 × 5 25। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 OH OH, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो मॉलिक्यूलर वेट यदि इसका अपन निकालते हैं तो ये कैलकुलेट होकर आता है 62। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट जो कि अपने को रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ 25 × 62। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1550 ग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर अपने पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर KF जो है दैट इज़ 1.86, 0.01 मोलल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस ए डिप्रेशन ऑफ, यानी डेल्टा TF जो हो जाएगा दैट इज़ 0.0194। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा अपने को पता करना है। तो CH3COOH